नमस्कार। श्री दर्पण के मंच पर आप सबका स्वागत है। गांधी जयंती के अवसर पे आज हमारे चर्चा का विषय है बापू और स्त्री। और आज हमारे साथ जो वक्ता मौजूद हैं वो हैं सुजाता गांधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। बहुत खुशी हुई कि आप इतने कम समय के नोटिस पर भी आने के लिए तैयार हुई। अ, सुजाता जी के बारे में मैं बता दूं, ये लेखनी की दुनिया में सुजाता के नाम से जानी जाती हैं। आप एक वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, संपादक एवं लोकोपकारक हैं। लेखन के जगत में आप सुजाता के नाम से जानी जाती हैं। आपकी अनगिनत पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसमें आपने महात्मा गांधी के विचारों पर भी काफी शोध किया है। उनके कार्यों पर का भी उल्लेख आपके पुस्तकों में मिलता है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छप चुकी हैं। भागलपुर आकाशवाणी से भी आपकी बहुत सी कहानियां प्रकाशित हुई हैं। आप श्री रास बिहारी मिशन की मुख्य न्यासी और नेशनल मूवमेंट फ्रंट की संयोजिका भी हैं। यूँ तो आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, कुछ का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिनमें है दिल का क्या रंग करूं, कश्मीर दर्द का सैलाब, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही, मैं प्रथा ही क्यों ना रह गई। गांधी साहित्य में भी आपने काफी किताबें लिखी हैं, जिनमें कुछ हैं महात्मा का अध्यात्म, बापू और स्त्री, गांधी की नैतिकता। और बापू और स्त्री हमारे आज के चर्चा का विषय भी है, क्योंकि अगर हम महात्मा गांधी के योगदानों की बात करें, राजनीतिक योगदान तो है ही, हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन स्त्री, क्योंकि आज भी देश तो आजाद हो गया है, हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र जरूर हो गए हैं, लेकिन स्त्रियां कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। हालांकि हमने बहुत सारे अहम पहलुओं में हमने जीत हासिल कर दी है, पर हमारी लड़ाई अभी बहुत बाकी है। तो स्त्री विमर्श एक ऐसा विषय है जो जो आजादी से पहले भी चल रहा था और शायद अभी आने वाली सदी तक भी चलेगा, क्योंकि ये जिस बराबरी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब स्त्री पुरुष साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक लंबी लड़ाई है। तो आज इसी स्त्री विमर्श में हम बापू के योगदान की बात करेंगे। और जो मेरा पहला प्रश्न आपसे है मैम, कि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक मुख्य धारा में गांधी जी ने औरतों को, महिलाओं को जोड़ा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। औरतें जो घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, वो बाहर आकर एक राजनीतिक मूवमेंट का हिस्सा बन रही थी। तो क्या इसे हम सिर्फ एक हम इस एक घटना की, जो हम इतना ही जानते हैं, एक साधारण इंसान इतना ही जानता है कि उन्होंने औरतों को घर से बाहर निकलने में उनको प्रोत्साहन दिया और राजनीतिक धारा का हिस्सा बनने का मौका दिया। पर ये घटना अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, और औरतों का राजनीतिक पहलू में कदम रखना और रख पाने में गांधी जी की कितनी भूमिका है, इस पर जरा प्रकाश डालें। जी, शुक्रिया। और स्त्री दर्पण मंच का बहुत बहुत आभार कि उसने मुझे ये मौका दिया है आपके सामने अपनी बात को रखते हुए। मैं आपके प्रति भी अभिनंदन करती हूँ। ये आज से हम थोड़ा सा राजनीति के पहले भी थोड़ी बात करें कि आज से 100 साल पहले लगभग, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौट के आए, तो जब भी वो कहीं भी जाते थे किसी भी स्थान पर, जैसे बिहार में ही आए चंपारण, तो चंपारण में आए तो वहाँ पे नीलहे साहब लोगों का बहुत अत्याचार था, नील की खेती होती थी और बहुत सारी बातें थी जो लोगों को दलदल, गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे थे। किसानों की दुर्दशा थी और उनकी जो दयनीय हालत थी, उनको देखकर राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को बिहार लाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या समस्या है आप लोगों के साथ, आप यहाँ की समस्या के बारे में बताएं। तो लोगों ने एक लंबी लिस्ट दी, जिसमें किसानों के साथ क्या समस्या है, पानी की क्या समस्या है, देश बहादुर कैसे कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी स्त्री शब्द नहीं था, एक शब्द भी स्त्री नहीं था। तो गांधी जी ने इस पूरी लंबी लिस्ट को देखकर कहा, क्या यहाँ स्त्रियों की कोई समस्या नहीं है? तो उस समय तक क्या था कि लोग स्त्रियों की समस्या को समझते ही नहीं थे कि स्त्री की भी कोई समस्या है, उनके साथ भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको भी दुख पहुंचता है, उनको भी दर्द होता है। यानी स्त्रियों को एक संपत्ति के रूप में मानते हैं आज भी।
कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं। तो उस समय तो अधिकांश लोग ऐसे ही थे, ऐसी ही स्थिति थी। तो गांधी जी ने बाद में उस लिस्ट को देखा और उनमें उन स्त्रियों की समस्याओं को का उल्लेख किया। ये जो राजनीति में जो मुख्य धारा में जोड़ने की बात है, सबसे पहले उसकी पहली बात है कि उन्होंने स्त्रियों को इंसान के रूप में आगे लाने की कोशिश की। अब जैसे अब आप देखेंगे कि गांधी जी की जो दूसरे बेटे का नाम मनीलाल गांधी था, उस उनकी शादी थी। उनके विवाह के समय पर उन्होंने अपनी पुत्र वधू जो सुशीला गांधी थी, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि देखो, मनीलाल जो है वो बहुत अच्छी रसोई करता है, वो रसोई बनाना जानता है। तुम्हारा जो विवाह उसके साथ हुआ इसके लिए नहीं हुआ कि आज के बाद से तुम रसोई में भोजन बनाओगी। स्त्रियों का जन्म भोजन बनाने के लिए नहीं हुआ है। तुम दोनों अपना देखना, एक एक रूटीन बनाना कि 1 घंटे में कैसे भोजन बन जाए और दोनों मिलकर इस काम को करना। अब सोचिए, आज से 100 वर्ष पहले कोई फादर इन लॉ अपनी पुत्रवधू से ये कहता हो कि दोनों मिलके तुम इस रसोई के काम को करना, ये कितना प्रोग्रेसिव सोच रहा होगा। उसी तरह से उनकी तीसरी पुत्रवधू जो थी, उनका नाम निर्मला गांधी था। वो रामदास गांधी की पत्नी थी। तो एक बार उन्हें कुछ संगीत सीखना था, कुछ ऐसे ऐसे काम सीखने थे। तो उन्होंने अपने जो शिक्षक थे उनसे कहा कि मैं अपने पति से पूछकर बताऊंगी कि मैं ये काम करूंगी या नहीं करूंगी। तो गांधी जी ने के कानों में ये आवाज गई। तो उन्होंने निर्मला गांधी को बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने पति की गुलाम हो? तुम कोई गुलाम तो हो नहीं कि तुम जो पति कहेगा तब करोगी। तुम्हारी यदि इच्छा है तो तुम उस काम को जरूर करो। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसी सोच जो आज भी हम आप सब जानते हैं कि अपने अपने जो ससुराल हैं, उनके उनके लिए आज भी कितनी बातें कितनी मुश्किल है। यदि कोई संगीत सीखना चाहे, नृत्य सीखना चाहे, तो आज के समय में भी तो उनकी हम जो जो प्रगतिशील विचार है उसको हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, अभी एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसका नाम है पिंक। पिंक आपने शायद देखी होगी। हाँ, तो हाँ। जी, तो पिंक में है नो मीन्स नो। यानी जब स्त्री शारीरिक संबंधों से इनकार करती है तो वो इनकार का मतलब नहीं होता है, चाहे वो अपने पति से हो या किसी से हो। अब देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी जयप्रभा जी, उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अ, अपना एक प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। और उसके बाद से उन्होंने उसका पालन किया। उस समय जब जब उन्होंने प्रतिज्ञा की, जयप्रकाश नारायण जी बाहर थे, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने गांधी जी से इस बात की चर्चा की। तो गांधी जी ने कहा कि यदि वो अपनी इच्छा से संबंध बनाना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन आप उसको किसी तरह से उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यानी किसी भी स्त्री के साथ कोई नहीं कर सकता। जब कोई पत्नी भी ना कहती है तो उसका मतलब ना होता है। तो ये जो सारी बातें हैं जो हम देख रहे हैं गांधी जी के साथ, जो उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वो कितनी प्रोग्रेसिव थे। तो जब उनके ऐसे विचार थे, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए राजनीति के लाने की जो कोशिश की, कोशिश नहीं की, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्त्रियों को राजनीति की जो मुख्य धारा थी उससे जोड़ दिया। इस उनकी इस बात की प्रशंसा सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत की है कि गांधी जी के जितने भी काम हैं, उस सारे कामों में से यदि मुझे पहला कोई काम कहे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो बापू ने स्त्रियों को राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ा। अभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिस समय मेरी माँ बताती है, मेरी माँ आजादी के इस समय 7 साल की थी, वो 7-8 साल की। तो बताती है कि उस समय अचानक हम लोग छोटे थे, तो गांव में जो स्त्रियां थी, जो लड़कियां थी,
वो बाहर निकल गई घरों से और वो खादी के वस्त्र पहनने लगी, जिन किन्हीं के पास वो जो पार वाली साड़ी थी या सलवार कुर्ते थे सफेद सफेद, और पगडंडियों पे निकल पड़ी, भारत माता की जय हो और महात्मा गांधी की जय। तो पूरा देश एक मतलब गांव, बिहार के गांव में, हमारे गांव में भी बहुत बहुत ही पर्दा प्रथा थी, लेकिन उन सब बातों का कोई असर नहीं। माँ ने कहा कि, मेरी नानी ने कहा कि हम लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे ये बदलाव कैसे आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, राजनीति को में जोड़ने से ये सब बहुत सारी बातें खरी थी जो सामाजिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण थी। मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा है, क्योंकि राजनीति तो है, लेकिन जो पहलू सबसे ज्यादा औरतों को छूता है वो एक सामाजिक है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो हैं, और आजादी मिलने के बाद भी और आज भी जिस सामाजिक स्तर पर हमें जिस तरह से औरतों का के साथ जो ये पितृसत्तात्मक समाज का जो रवैया है, चाहे वो जिसको जो विभिन्न जो भूमिकाएं औरतें निभाती हैं, और उन सब के बावजूद भी जो एक जो जो दोयम दर्जा रहता है, तो उस क्षेत्र में बापू ने जैसे कि आपने एग्जाम ने उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि पति से पूछने की क्या जरूरत है। तो दूसरा सवाल सामाजिक स्तर पे, जैसे जो स्त्री पुरुष समानता की बात है या विधवा विवाह को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो सामाजिक स्तर पे उन्होंने किस किस अधिकारों की बात की जो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कारगर हुई, या जिसके लिए हम श्रेय बापू को दे सकते हैं, जिसकी पहली बात जिसकी बात पहली बार बापू ने की थी जी सामाजिक स्तर पर। जी। जैसे जो स्त्रियां हैं उनके बहुत सारे स्टेज हैं, जैसे वो पुत्री हैं, बहन है, पत्नी है, माँ है, तो उनके हम हर एक इसको देखेंगे। जैसे पुत्री, आज से 100 साल पहले कोई पिता अपनी पुत्री से बात नहीं करता था प्रायः। हम बहुत अभिजात वर्ग की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो अच्छे घर भी कहलाते थे और साधारण घर भी और निम्न मध्यम वर्गीय सभी जगह यही बात थी। और आज आज ये बात उतनी नहीं रह गई है, लेकिन उस समय कोई भी पिता अपनी पुत्री से बात नहीं करता था। यानी पुत्री जो थी वो सिर्फ इसके लिए थी कि उनका जन्म हो गया है, अब माता पिता की सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि उनकी शादी करके उनको ससुराल पहुंचा दिया जाए। गांधी जी ने, आप देखेंगे कि गांधी जी के बहुत सारे जो चित्र हैं उसमें वो मनु, आभा गांधी के कंधों पे हाथ रख के उन चलते हुए चित्र मिलते हैं। कुछ लोग उनके इस बात को लेकर मजाक भी उड़ाते हैं, जो गांधी के कुत्सित विचारधारा, मतलब जो गांधी को अपनी कुत्सित विचारधारा से देखते हैं। लेकिन उसमें गांधी का ये संदेश था कि बुढ़ापे की जो लाठियां हैं वो सिर्फ पुत्र नहीं है, पुत्र ही बुढ़ापे की लाठी नहीं है, पुत्रियां भी बुढ़ापे की लाठियां हैं। तो ये एक संदेश उनको देना था। आप शायद जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि जब कोई ऐसे घर में जहां पुत्र और पुत्री दोनों होते थे और उनके माता पिता का इंतकाल हो जाता था, तो गांधी जी हमेशा पुत्रियों को संदेश हमेशा पुत्रियों को भेजते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक पुत्री जितना अपने पिता के नहीं रहने पर जिस तरह से दुखी होती है, शायद पुत्र उतने उतने नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्त्रियां, जो बेटियां जो होती है अपने फादर को लेकर, अपने माँ को लेकर बहुत ही भावुक भावुक हो होती जाती हैं। हैं। जी। तो इस भावुकता के ये जो पक्ष है, स्त्रियों का जो ये दर्द है, इसको कोई व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है। हमारे यहाँ आज भी जो लोग शोक संदेश भेजते हैं उसमें पुत्रों के ही नाम आज तक आते हैं, लेकिन उस जमाने में 100 साल पहले उन्होंने अपने संदेश देने का इस तरह से शुरुआत की। तो अब हम बहन के स्टेज पर आए। आपने राजकुमारी अमृत कौर का नाम सुना होगा जी, वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो उनके जो भाई थे उनको ये पसंद नहीं था कि राजकुमारी अमृत कौर जनसाधारण के बीच में जाएं और उस तरह से खादी के बीच काम करें और जनसाधारण के बीच उठें बैठें और उस तरह से काम करें। तो लेकिन राजकुमारी अमृत कौर को पसंद था। उनकी ऐसी बात नहीं थी, उनके भाई उनसे प्रेम भी करते थे, लेकिन उनका एक अपना
था, जो आज भी भाइयों को होता है कि मैं बहनों को जो कहूं वो बहनें सुने। तो गांधी जी ने कहा उनके भाई से कि राजकुमारी तुम्हारी बेटी नहीं है, वो तुम्हारे पिता की पुत्री है, यानी तुम्हारी समकक्ष है। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी बहन भी उतनी ही बराबर है तुम्हारे। तो इस बात को उन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में समझाया और पूरे भारत को ये संदेश दिया कि भाई और बहन दोनों अपने माता पिता की संतान है, तो दोनों में कोई ऊंचा छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि उम्र में कोई जो बड़े हैं उनका उनका आदर है, लेकिन समानता के इस दौर में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये तो बहन की बात हुई। उसी तरह से हम पत्नी की बात करें तो हमारी फिल्म जो गान बापू और स्त्री जो फिल्म बनी है उसमें ये चर्चा आई है कि एक जो नवयुवक है वो इंग्लैंड से पढ़कर आया है 5 साल बाद, और आकर बताता है कि बापू मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई है। तो गांधी जी ने कहा हाँ आगे। तो मैं 3 साल से या 5 साल से मैं भारत में नहीं था। तो गांधी जी ने कहा कि जब तुम गए भारत से बाहर, तुमने अपनी पत्नी से बात की थी कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और 3 साल बाद आऊंगा। बोला नहीं बापू, वो उस समय इस लायक नहीं थी, यानी छोटी उम्र की थी, तो मैंने ये जरूरी नहीं समझा। तो गांधी जी ने कहा कि तुमने उससे उसके तुम्हारे साथ शादी में उसका अपना कोई मन नहीं, तुम जो जा रहे हो उसमें उसका कोई मन नहीं, और यदि वो लड़की किसी के साथ उसके संबंध बन गए, जैसे कि बहुत सारे पुरुषों के बनते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई बंदिश नहीं होती है, कोई नहीं छोड़ता है, तो मेरे विचार से तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। अब उस जमाने में ये तो बात बहुत आज भी मानी जाती है। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी लेकिन उसको रखने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं, पिता की बात नहीं मानना भी तो धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सामने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का उदाहरण है कि उस प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की असत्य बातों को नहीं माना, तो तुम सोच सकते हो। तो उन्होंने इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं गांधी जी के, आप बाद में पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि ये सोच इतनी आधुनिक कैसे थी। इसी तरह से जो पुत्र और पुत्रियों के जन्म को लेकर आज तक जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं और जो बहुत सारी बातें होती हैं, उसको लेकर भी उनके विचार समानता को लेकर बहुत अधिक थे। पुत्र और पुत्री दोनों कैसे बराबर हैं। और उसी तरह जैसे आर्थिक समानता की बात एक बार हुई थी कि स्त्रियों को आर्थिक समानता नहीं देनी चाहिए, तो गांधी जी का कहना था कि स्त्रियों को आर्थिक समानता देना निहायत जरूरी है। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यदि स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता दे दी जाए और समानता दे दी जाएगी, तो देश में और समाज में व्यभिचार फैल जाएगा। तो गांधी जी ने उस पत्रकार से पूछा कि आपसे मैं एक प्रति प्रश्न करूं इस प्रश्न के ऊपर। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या पुरुषों को जो आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है, क्या इससे भी सारे के सारे पुरुष भारत के व्यभिचारी हो गए हैं? तो यदि आपका उत्तर है हाँ, तो स्त्रियों को भी हो जाने दीजिए, और यदि नहीं तो आगे बढ़ने दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अत्यंत ही प्रगतिशील, हम कह के शायद उसको कम कर देंगे आज के जो प्रगतिशील समाज को देखते हैं, और उन बातों को जब सोचते हैं और पढ़ते हैं तो लगता है कि हम बहुत दूर हैं उस जगह से जहां जाने की बात बापू ने सोची थी। गांधी जी ने जो चरखा चलाओ का जो नारा दिया था, वो भी तो एक तरह से महिलाओं को ही एक आर्थिक प्रगति से जोड़ने वाली बात थी, क्योंकि गांव, जब हम गांव के स्वावलंबन की बात करते थे तो ज्यादातर चरखा चलाने वाली तो महिलाएं ही थी। तो मेरे हिसाब से ये भी एक उनको आर्थिक प्रगति से ही जोड़ने की एक मुहिम थी, क्योंकि ज्यादातर चरखा चलाने वाले लोग गांव के औरतें ही थी।
तो इस तरह से भी वो स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकी। मुझे मुझे लगता है शायद यही मंशा रही होगी उनकी। इस तरह भी क्योंकि बिल्कुल अचानक से तो आर्थिक संपन्नता या अपने पाँव पे खड़े होना या कोई व्यवसाय शुरू करना तो शायद औरतों के लिए उतना उस वक्त तो आसान नहीं रहा होगा। लेकिन अपने घर पर स्वावलंबी बनकर अपने घर पर इस तरह से सूत काट कर ये अपना योगदान जो है वो आर्थिक स्तर पर परिवार में और गांव को दे सकती थी। जी, ये जो है हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वस्त्र उसमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो गांधी जी ने उसको दिया कि हम सभी चीज में स्वावलंबी बने। तो वस्त्र के मामले में हम औरतें जो है चरखा के द्वारा स्वावलंबी बने। और ऐसा शुरू में ऐसा था कि स्त्री पुरुष दोनों इस काम को करेंगी, लेकिन महिलाओं के बीच ये चरखा अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। और आप भी अपनी नानी और दादी से इसकी कहानी सुनी होंगी कि जब घर घर में चरखे की आवाज जो आती थी, उस पर कितनी कविताएं बनी, कितने लोक गीत बने। वो जो चरखा का जो जो था, वो जो स्वावलंबन जब स्त्रियों को दिया, तो तो वो जो स्वावलंबन था, वो उनके लिए गीत बन गया, उनके जीवन में संगीत आ गया। वो जो एक उदासी भरा जो जीवन था, तो उस चरखे की जो मधुर ध्वनि थी, वो जैसे भौरे की गुंजायमान होने से जब पूरा जो फूल और सब जो खिलते हैं और भौरे गूंजते हैं, तो ऐसे ही चरखे की ध्वनि की चर्चा मेरी नानी किया करती थी कि उनके साथ उनके विवाह के समय में कैसे हमने जो खादी भंडार से जो हमने सूत काटे, उससे किस तरह से चादरें बनी, विवाह में जब ससुराल आई तो उनको किस तरह से बिछाया, कैसे एक गौरव गौरव उनके अंदर आया और कैसे उनके पैसे भी मिलते थे। और एक तरह से घर के जो जितने भी जो कपड़े थे, जो वस्त्र थे, उनका सबका सब औरतों के द्वारा ही उसका उसकी व्यवस्था हो जाती थी। नहीं तो हमारे यहाँ वस्त्रों की ऐसी इतनी कमी थी कि आज आज के इस दौर में वो सारी बातें लगेंगी जैसे कि आदम जमाने की बात है। आज हमारे पास जरूरत हो नहीं जरूरत हो, हम मॉल में जाते हैं और सस्ते और महंगे कपड़े खरीद कर ले आते हैं, जरूरत और बेजरूरत हमेशा। लेकिन उस समय जो किसी के पास यदि 2 साड़ी होती थी, 2 धोतियां होती थी, तो वो लोग समझे जाते थे कि बहुत सुखी संपन्न लोग हैं। और उस दौर में गांधी ने वस्त्रों के मामले में औरतों को जो स्वावलंबन दिया, वो तो उनकी सोच को सलाम करते हैं और ये सोचते हैं कि जिस चरखे के लिए गांधी, आप उनके यदि गांधी बांधने को देखेंगे तो चरखे के लिए गांधी जी दीवानगी की हद तक चरखे के पीछे वो अपना समय लगाते थे। कैसे चरखा बने, कैसे चरखा में कौन सा चरखा ऐसा बनेगा जिसमें अधिक धागा तैयार हो पाएगा और स्त्रियों को कैसे कम से कम मेहनत लगेगा। इसके लिए उन्होंने उस जमाने में शायद 1 लाख रुपए की राशि घोषित की थी कि चरखे को जो मॉडर्न रूप देगा, उसके लिए इतनी बड़ी राशि उन्होंने घोषणा की। तो वो जब चरखे को लेकर उनकी जो सोच थी और स्त्रियों का जो आर्थिक स्वतंत्रता थी, यदि आप दोनों को जैसा कि आपने कहा उसको जो जोड़ के देखा है, ये गलत नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसा कि आपने उदाहरण भी दिए कि स्त्री पुरुष के संबंध पर में समानता की बात गांधी जी करते हैं और स्त्री पुरुष संबंध में सहजता की बात भी करते हैं। लेकिन उनका एक ये भी मानना था कि वो जैसे स्त्रियां सुंदर दिखना चाहती हैं, आभूषण पहनना पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात से थोड़ी समस्या थी। तो ये क्या विचार था उनका, क्या सोच रही थी इस बात के पीछे उन्हें कि उन्हें पुरुषों के लिए सजना संवरना नहीं चाहिए, आभूषण, ये जो आसक्ति है सुंदर दिखने की या चीजों से, वस्तुओं से, ये उन्हें पसंद नहीं थी। जी, जैसे वो जो आपने समानता की बात की, तो ये बिल्कुल सही है। जब जो विधवा विवाह की बात आई थी, तो एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि महात्मा गांधी जी, आप ये तो बताएं कि आखिर किस उम्र तक विधवा महिलाएं विवाह कर सकती हैं, आखिर उनकी उम्र सीमा क्या होगी। तो गांधी जी ने कहा कि वही उम्र सीमा जो एक पुरुष की होगी,
यानी जिस जिस उम्र तक एक पुरुष की के विवाह हो सकते हैं, उसी उम्र तक महिला की भी हो सकती है। तो इतनी समानता की बात उनके मन में थी, और ये भी था कि जैसे किसी ने कहा कि आखिर कितनी स्वतंत्रता स्त्रियों को चाहिए, तो गांधी जी ने कहा कि इतनी, जैसे उस जमाने में उन्होंने सोचा कि यदि वो पतलून पहनकर हाथ में बंदूक लेकर शिकार करने के लिए अकेले जाना चाहे, अपने पति के साथ न जाना चाहे, जाए। वो फिल्म देखने के लिए जाना चाहे, अपने पति के साथ न जाना चाहे, जाए। यानी हर कुछ करने के लिए तैयार है, उसकी उसको स्वतंत्रता है जो वो चाहती है। और जो स्वतंत्रता पुरुष अपने लिए सोचते हैं, वो सारी उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये वजह थी। लेकिन जो आपने गहने की बात की, तो हम मैंने तो गांधी को पढ़ने के बाद ही गहने पहनने छोड़ दिए थे। तो और अच्छा। मैं उस समय बहुत छोटी थी। तो वो जो गहने की बात में ये जो है कि पुरुषों को उन्होंने कहा कि मेरी एक महिला मित्र ने कहा कि स्त्रियां गहने क्यों पहनती हैं। इसके उत्तर में कहा कि वो पुरुषों को रिझाने के लिए पहनती हैं। तो उस पर गांधी जी ने इस उस उत्तर में कहा था कि यदि मैं ये स्त्री होता, तो मैं ये पुरुषों को दिखा देता कि मैं उनका खिलौना नहीं हूँ, कि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, कि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए सजू सजू और धजू। लेकिन महिलाओं को की जो गहने के बारे में बात है, आपने शायद नहीं देखा होगा या पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत इस पे गौर किया है गहनों को लेकर। जैसे मेरे घर में भी और भी मेरी जितनी माँ, चाची, काकियां, बुआ, यहाँ दादी नानी भी, तो वो लोग गहने के प्रति उनका भी बहुत मोह था। और वो गहने के लिए बहुत सोचती थी कि अब ये सोने की चूड़ियां हैं, तो अब तुड़वा के मोटे से पतले बनाएंगे और पतले से मोटे। और घर में कभी कभी रूठना मनाना भी होता था कि वो हमको गहने चाहिए, और बहुत सारी बातें होती थी। तो गहनों को लेकर क्या था कि जैसे कान में जो हमारे कुंडल जो हम पहनते हैं, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि उस कि कोई जैसे कोई बालक भी किसी स्त्री के नाक में जो हम गोलसा पहनते हैं और कानों में जो कुंडल पहनते हैं, तो कोई उसको खींच कर हमें कमजोर बना सकता है। तो इस बात को लेकर उनका था कि स्त्रियों को गुड़िया की नहीं बनकर एक समाज सेविका बनना चाहिए, और एक पूर्ण मनुष्य बनकर उनको समाज में आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई पहनना चाहती थी तो उसके लिए उनको बंदिश थी, ऐसा वो नहीं कहते थे। लेकिन जो मोटे मोटे गहने होते थे, अब एक एक महिला कभी कभी उनके कहने पर उन गहनों को दान करती थी, कभी हरिजन सहायता कोष में, कभी दूसरे अन्य बातों के लिए। तो जब उनके गहने हटवाए जाते थे, तो इतने मोटे मोटे मैलों के जो परत दर परत जम गए होते जाते थे, गले के पास, हाथों में, पैरों में इतनी मोटी मोटी पाजेब होती थी, और मोटे मोटे करे होते थे कि जो उनको चलने में भी तकलीफ होती थी। ऐसे बहुत सारे गहने थे जो आज उस तरह के नहीं अधिकतर दिखाई देते हैं। तो उन गहनों को देखकर गांधी जी ने ऐसा कहा था कि और गहने तो योग। एक तरह से औरतों के लिए एकमात्र संपत्ति भी तो थे उस वक्त। हाँ, बेटियों को, जी, और कुछ चल अचल संपत्ति तो, जो अचल संपत्ति तो बेटियों के लिए रह जाती थी, तो बेटियों को, और नहीं तो कुछ गायें देते थे, अनाज देते थे, साथ में सोना देते थे, ताकि जब कोई वैसे मुसीबत का वक्त आए तो बेटियों के साथ रहे। तो एक वो मेरे हिसाब से तो वो संपत्ति हुआ करती थी। और हमारे देश के आंदोलन में भी औरतों ने अपने गहने निकाल निकाल के दिए, तो उनके पास वो संपत्ति थी जो वो समय आने पर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। हाँ, लेकिन उनकी बात जो है ये समझ में आई, जो जिन्होंने नहीं जाना होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन्हें लगेगा कि भाई गांधी जी ये क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। जी, आपने जो ये बताया कि स्त्रियों का जो गहना स्त्री धन होता है, सेम इसी प्रश्न को गांधी जी के सामने भी उठाया गया था कि जो स्त्रियों का ये तो स्त्री धन है। तो गांधी जी तो आप जानते हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर बहुत सोचते थे। तो उन्होंने उस गहने उसको पूरा जोड़ा कि यदि कोई स्त्री के पास एक भर सोना है, और उसको यदि वो उस समय की जो कीमत थी, उसको जब वो बेचने जाती हैं तो उनको क्या मिलता है। तो उन्होंने उनके घर वालों से कहा कि आप इनके गहने न बनवाएं, इन्हें सोने के सिक्के के रूप में रहने दें। और वो स्त्रियों के पास
क्योंकि गहने के रूप में जब बन जाते हैं तो सारे के सारे वो बनाई में, कटाई में कट जाने के बाद औरतों के हिस्से में धन बहुत कम आता है, वो बनने और कटने में चला जाता है। तो गांधी जी ने उन गहनों के बदले बताया कि आप सोने के सिक्के, गिन्नी और मोहरे जो होते थे उस समय, वो दें, न कि उनको गहने के रूप में दें, क्योंकि गहनों के रूप में देने पर स्त्रियों के पास वो काफी कम मात्रा में उनको धन की प्राप्ति होती है। और एक बात जो काफ़ी उत्सुकता वाली है कि उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना लिया, तब उनके मन में कस्तूरबा बा के लिए जो सम्मान था, जो वो बढ़ गया। तो इस पे एक जो सोचने वाली बात आती है कि क्या उन्होंने बा से पूछा था कि क्या क्या स्त्रियों की इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि उनको शायद एक इस तरह की धारणा रही कि जो स्त्री पुरुष संसर्ग है वो एक तरह से एक मर्द का एक औरत के ऊपर दबाव है, शायद वो औरत चाहती नहीं है, शायद उसका खुद का मन नहीं होता। तो इसमें इस विषय में क्या कहना चाहेंगी मैम कि क्या जी। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वो ना करते, अगर जैसे सामान्य वैवाहिक जीवन अन्य आदमी जीते हैं, क्या उसमें उसकी वजह से सम्मान में, आदर में पत्नी के प्रति कमी आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप उस बात पर भी देखेंगी गौर से, तो गांधी जी ने कस्तूरबा से इस बात को दो दो बार इसकी चर्चा की थी, और एक बार दोनों ने ऐसा सोचा भी था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और वे ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो लेकिन जब दूसरी बार फिर जब इन लोगों ने ऐसा विचार किया, जो उस समय जो फैमिली प्लानिंग था, जो परिवार नियोजन था, वो भी एक आधार था उसका कि बच्चे अधिक होंगे तो हम समाज सेवा, इतने उस समय कोई इस तरह की बात नहीं थी कि हम बच्चे को कैसे कम करें एक ब्रह्मचर्य को छोड़कर। तो एक तो ये भी कारण रहा था, तो दोनों ने विचार किया था कि 4 बच्चे उनके हो चुके थे ऑलरेडी, और क्योंकि उनकी छोटी अवस्था में 13 वर्ष की अवस्था में उनकी उनके विवाह हो गए थे, तो एक तो वो बात थी। दूसरी कि कस्तूरबा से जब उन्होंने बात किया कि हम लोग को अब आगे समाज सेवा करना है, तो कस्तूरबा का खुद का भी बयान है, और गांधी जी ने भी कहा कि बात तुरंत तैयार हो गई इस बात के लिए। और हम एक बार उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी हमेशा सच बोलते थे, उनका जीवन एक सत्य का एक दूसरा रूप है। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम लोग दोनों फेल भी हुए हैं, लेकिन फिर आगे हम लोगों ने फिर विचार किया और इस पर आगे बढ़े। दूसरी बात क्या था कि गांधी जी को ब्रह्मचर्य को लेकर उनके मन में एक अलग तरह की बात थी, जो हमारे भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई है, बुद्ध ने भी, महावीर ने भी और लोगों ने भी। तो उनके मन में भी ब्रह्मचर्य को लेकर एक बहुत अधिक झुकाव था। और आप सब जानते हैं कि वो सत्य का भी प्रयोग उन्होंने किया। वो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही सत्य के प्रयोग रखा है, और अहिंसा का प्रयोग किया, यानी जो भी उनके जीवन में था उसका उन्होंने प्रयोग किया। और ब्रह्मचर्य भी उसी तरह से, ब्रह्मचर्य भी एक उनके सभी जो एक आदर्श व्रत हैं, उसमें ब्रह्मचर्य भी एक अंग है, जिसका उन्होंने पालन करने के लिए सोचा कि इससे हम अधिक उन्नत आत्मा के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा वो सोचते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि ये सिर्फ स्त्री पुरुष ही कर सकते थे। कि जयप्रभा जी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनके पति जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लोग सब जानते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पति कर सकता है। गांधी जी का मानना था इस मामले को लेकर कि कोई भी स्त्री या पुरुष यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो वो कर सकता है, और अपनी पत्नी से उससे वो दोनों मिलकर विचार कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, उनका कहना था कि यदि कोई आगे बढ़ना चाहती है कोई स्त्री, तो वो अधिपति उसका नहीं चाहता है, तो भी वो, चूंकि आत्मा को जब उन्नत करने की बात है, आगे बढ़ने की बात है, तो आगे बढ़ने में उसको आगे बढ़ना चाहिए, और यदि उसका पति नहीं भी तैयार हो तो। और अब हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और शायद हम ले सकते हैं कि उन्होंने वैश्याओं को भी
को भी एक मान देने की कोशिश की थी, उन्हें चरखे की मुहिम से भी जोड़ने की कोशिश की थी। तो उनके उत्थान में, वैश्याओं के उत्थान में गांधी जी की क्या भूमिका रही है? एक बात मैं अभी कहने में थोड़ा सहम रही हूँ, क्योंकि मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था, और शायद मैं गलत हो सकती हूँ, कि एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जब सेक्स वर्कर्स जो वैश्याएं थी, वो जब आजादी की मुहिम से जुड़ना चाहती थी, तो उन्हें गांधी जी ने कहा था कि आप पहले जाएं, खुद पर कार्य करें, खुद की शुद्धि, आत्मशोधन करें, उसके बाद आप वापस देश की देश की क्रांतिकारी मुहिम से जुड़े। तो इस मुझे पर ये मैं कहाँ, ये सोर्स क्या था, ये मुझे याद नहीं है मैम। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। जी, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ये पढ़ने का मौका नहीं मिला है कि उन्होंने ऐसा वैश्याओं से कहा था कि आप जाएं, पहले अपना शुद्धि करें। ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन यह सही है कि जब वैश्याओं से उन्होंने बात की और उनकी समस्याओं को सुना, और उनसे मिलने के बाद उनकी आंखों में आंसू भी आए थे कि किस तरह से इनका शोषण हो रहा है और किस तरह से वो उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो गांधी जी ने उन बहनों को चरखा दिया था, और चरखे के साथ साथ उनको, उनके अंदर आत्मबल भी भरा था। और अभी हमें नाम तो याद नहीं है, लेकिन दो तीन ऐसी उम, बहनें थी उस उनसे जो बाहर निकली। उन्होंने काफी अपने न अपने लिए, बल्कि दूसरी बहनों के लिए भी बहुत अधिक काम किया था, और दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी थी। और उनके चरखों को उन लोगों ने घर 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 तक पहुंचाया था। और उनकी जो उनके नाम लेकिन अभी हमें याद नहीं है, और मैं कोशिश करूंगी एक बार फिर से उसको देखने की। लेकिन उन्होंने काम किया है, ये बात सत्य है। लेकिन वो जो आपने दूसरी, उसके जो दूसरी भाग को कहा मैं है। सोच रही थी शायद इस प्रश्न को ना लाऊं, फिर मैंने सोचा आपने थोड़ा, क्या क्या पता, चाहे मैं गलत ही साबित हो जाऊं, मतलब कुछ मुझे नहीं, इसके बारे में ऐसी जानने को ऐसी मिलेगा। ऐसी जी, गांधी जी को लेकर ऐसी बहुत सारी बातें भी क्योंकि समाज में आजकल हैं। इंटरनेट की वजह से भी ना, कि क्या सही क्या गलत आजकल जो है, उसके बीच में रेखा खींच पाना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारी चीज, बहुत सारे ब्लॉग्स है, बहुत कुछ आजकल हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे हाथों में आ गया है, तो उसमें से जो तथ्य और जो कुतर्क है, उसमें भी कभी कभी हमें फर्क करना, हम करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैम, जी, बापू और स्त्री नामक आपकी पुस्तक भी है, और इस नाम से जो फिल्म भी है, जो आप कह रही थी कि तैयार हो गई है, तो उसमें से कोई एक दो ऐसी कोई घटना हो जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, जो बातें हमें बताने लायक हो, तो करें, फिर हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ेंगे। जी। उस फ़िल्म के बारे में तो यही कहेंगे कि आप लोग सब उसको देखें, और उसके बारे में उसके बाद बताएँ कि वो फ़िल्म कैसी बनी है। वो लगभग 1 घंटे की फ़िल्म है, और उसमें गांधी की जो स्त्रियों के प्रति जो उनका दर्शन था, जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो उसको उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गांधी ने स्त्रियों के लिए काम किया। हर छोटी बात जो आज हम सोच भी नहीं सकते हैं, कि यहाँ तक कि उनको स्त्रियों को पर्दा से बाहर लाने के लिए सभी धर्म, दोनों धर्मों के जो कट्टरवादी तत्व थे, वो गांधी को तो गाली ही नहीं देते थे इस बात के लिए, उनको गोली तक मारी गई, उन पर बम फेंके गए। अब राजस्थान में एक मीटिंग हुई कि गांधी जी घरों से जब स्त्रियों को बाहर कर देंगे, तो ये तो पूरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि जब स्त्रियां घर से बाहर हो जाएंगी तो ये धर्म बचेगा कैसे। तो एक मीटिंग हुई थी कि गांधी को किस तरह से मारा जाए, और किस तरह से उनको काटा जाए, और कैसे उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर किस तरह से उनको प्रवाहित कर दिया जाए। एक व्यक्ति जो थे वो कट्टरवादी व्यक्ति थे, साधु थे वो। तो उसमें से जो मीटिंग में एक व्यक्ति था, उसको ये मतलब सहन नहीं हुआ ये बात। वो वो उसने इस बात का भंडाफोड़ किया, और फिर वो बातें दबा दी गई। तो जो जो साधु, वृंदावन में मेरा एक छोटा सा महिला आश्रम है जहाँ महिलाएं रहती हैं, तो उस साधु की जो शिष्या थी, उन्होंने बताया था इस बात को। और फिर बाद में चल के वो इतना बदल गए कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। तो ऐसी बातें जिसके लिए गांधी जी जिन औरतों को बाहर लाने के लिए
किस तरह से काम किए और उनको किस तरह से गाली और गोली मिली। और लेकिन हमारा समाज भी तो अजीब है कि आज एक महिला ही उनके पुतले पे गोली चलाती है। और और वो बेचारी जानती भी नहीं है कि आज जो हम इस तरह से जो हमारा एक व्यक्तित्व है, एक हम मेरे अस्तित्व को लेकर जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उसके बारे में वो उस बेचारी को कुछ पता नहीं। तो महिलाओं के बारे में गांधी जी को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं, जो स्त्री विमर्श के नाम पर या कुछ भी जो बातें कही जाती है, उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो पूरी बात को नहीं जानते हैं। और जो समाज में बहुत सारी बातें फैलाई गई हैं उस पर भी आधारित है। जैसे अब कस्तूरबा के बारे में ही लेकर कि गांधी जी अपनी पत्नी को शौचालय साफ करवाने के लिए वो जबरदस्ती कर रहे थे। ऐसा भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब थे। लेकिन वो गांधी जी ने मनु उसको उस गांधी को लेकर भी हैं, जब वो अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे तो वो अपनी पोती अपने मनु गांधी उनको पास सुलाकर जो प्रयोग करते थे उसके खिलाफ भी काफी स्त्रीवादी विमर्श में उसकी भी आलोचना हुई है। जी, तो पहले हम कस्तूरबा की बात को, करी समय है तो कहे, नहीं तो मनु की नहीं, बात पे आए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, तो कस्तूरबा गांधी को लेकर जो बात थी कि जो उनको शौचालय की जो वो, साफ करने की जो बात हुई थी, तो उसपे एक व्यक्ति थे उनके जो मुंशी, जो पंचम जाति कहलाते थे उस समय। तो कस्तूरबा का कहना था कि मैं उनका मूत्रदानी जो है वो मैं साफ नहीं करूंगी। तो गांधी जी चूंकि उस समय बहुत आदर्श में भरे हुए थे कि कोई जाति पाति नहीं है, और वो जो पंचम जाति के हैं वो भी सब हम लोग एक ईश्वर की संतान हैं। तो वो उस समय उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि आपको साफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही क्षण जब उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कि चलो तब तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, तो लेकिन अगले ही क्षण उनको लगा कि मेरे अंदर वो जो ये जो पति का जो पशु बल है, उन्होंने पति के शब्द के लिए पशु बल का उपयोग किया है, वो मेरे अंदर आ गया था। और गांधी जी ने अपने आत्मकथा में उसको बहुत ही सरिस्ते साथ लिखा है कि ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरे क्षण थे जब मेरे मन में के अंदर वो पशु बल आया है। अब उसको लेकर हम लोग जितना भी इस तरह विमर्श वाली बातें करें, लेकिन हम यदि इस पर गौर करें कि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में क्षण मात्र के लिए ऐसी बातें आई और वो जीवन भर उसके लिए प्रायश्चित करता है और अपनी आत्मकथा में लिखता है कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मतलब एक ऐसा उदाहरण है पशु बल का, तो हमें लगता है कि हम जो स्त्रियां हैं उनको इन बात को समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए कि जो भी पुरुष आज हर घर में पति पिता और भाई उस बल के साथ खड़े हैं, तो उनको भी प्रायश्चित करें और करने का मौका मिलना चाहिए और उनको हमें आदर देना चाहिए इस बात को। लेकिन हम उनकी बात नहीं करते जो असत्य बोलते हैं और गलत ढंग से अपने घर की स्त्रियों के साथ पेश आते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक मिनट के लिए अपने पशु बल का जो पति का जो बल है उसका प्रयोग करता है, उसका नाम पशु बल देता है, हम हमेशा विमर्श के नाम पर उन बातों को करते हैं। तो यानी हम अपने ही दुष्चक्र में फंसते हैं। हमें फंसाया जाता है कि हमारे लिए जिसने काम किया, हमारे लिए जिसने प्रायश्चित की बात की, हमें जिसने सम्मान देने की बात की, हम उन्हीं के ऊपर विमर्श करके स्त्री विमर्श का नाम देते हैं। जैसे और दूसरी बात जो मनु गांधी की बात हुई, गांधी जी के मन में जब मेरा एक नॉवल भी आया है वाणी प्रकाशन से, नोआ खाली के नाम की, कल परसों उसकी चर्चा भी है, तो उस पर वो नोआ खाली की घटना है। गांधी जी के मन में इस तरह की बात ब्रह्मचर्य को लेकर थी। ब्रह्मचर्य से अब आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन गांधी जी के मन में ये जो कुछ बातें भारतीय संस्कृति की थी उसको लेकर वो बहुत ही आग्रही थे। उसमें जैसे भगवान के नाम के प्रति, राम नाम है कि राम नाम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी और उनको पूरा विश्वास था कि इस नाम से हमें आत्मबल जो मिला है, ये राम राम रटते रटते ही हमारे अंदर ये आत्मबल आया है। उसी तरह से ब्रह्मचर्य को लेकर भी उनके मन में था, लेकिन ब्रह्मचर्य को लेकर उनकी दूसरी तरह से वो सोचते थे। जैसे आजकल या हमेशा से ब्रह्मचर्य को लेकर
साधु महात्मा ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों का मुख नहीं देखना चाहिए, स्त्रियों के मुख देखने से ब्रह्मचर्य चला जाता है, या स्त्रियों के स्पर्श से ब्रह्मचर्य चला जाता है। गांधी जी बोलते थे कि ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये आपके मन की कमजोरी है, इसमें स्त्रियों के मुख का कोई दोष नहीं। जैसे आपने एक बहुत अच्छे शब्द का यूज किया था जो गांधी जी का बहुत प्रिय शब्द है, स्त्री पुरुष सहज संबंध। गांधी जी स्त्री पुरुष के सहज संबंध को स्वीकार करते थे कि जैसे एक मित्र की तरह स्त्री और पुरुष रह सकते हैं। 24 घंटे हमारे दिमाग में ये बात जो चलती रहती है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो स्त्री है या पुरुष है, अब तो ये बात से हम ऊपर उठे। तो उसी तरह से जो ब्रह्मचर्य को लेकर गांधी जी ऐसा सोचते थे कि एक युवा स्त्री यदि नग्न अवस्था में भी मेरे सामने आ जाए, हमारे मन में कोई विकार ना आए, हमें ये न लगे कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो हम ब्रह्मचारी कहलाने के अधिकारी हैं और हम ब्रह्मचर्य की हम ये कह सकते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो गांधी जी को ऐसा लगने लगा था कि जब अब मेरी अवस्था आने वाली है, अब मैं शायद मृत्यु को भी प्राप्त करूंगा और शायद नोआखाली में मैं जो ये ब्रह्मचर्य है ये साबित हो जाएगा कि मेरे मन में कोई विकार न आते हों, तो मैं एक पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर पाऊंगा। और जो यहाँ आग लगी हुई आग है नोआखाली में, वो एक पूर्ण ब्रह्मचारी जो है इस आग को शांत कर सकता है, ये भी उनके मन में थी। तो ये जो बातें हैं इसके लिए हम बहुत डीप में जाएंगे तो इसके अलग निष्कर्ष निकलते हैं, लेकिन न उसमें जाने के लिए किसी के पास समय है और न वो दृष्टि है न सोच है। तो अपने मन से हम बहुत सारी बातें करते हैं और स्त्रियां भी उस ब्रह्मचर्य के बात को नहीं करती जिससे हम अपमानित होती हैं। जैसे वृंदावन में मेरे ही दुपट्टे का एक जो किनारा था वो किसी साधु से स्पर्श कर गया। अब उस मैं तो आगे बढ़ गई, अब वो साधु चिल्ला रहे हैं, अरे मैं तो अब स्नान करना पड़ेगा, मेरे मेरे शरीर को एक स्त्री के दुपट्टे से स्पर्श हो गया। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं, ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, उसको गांधी जी दूर करना चाहते थे कि ब्रह्मचर्य ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्त्रियों की कोई बात नहीं है, ब्रह्मचर्य आपके मन की बात है, आपके मन में कैसे विकार न उठे वो ब्रह्मचर्य। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने समय निकाला। स्त्री दर्पण के मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। बातें तो बहुत कुछ करने की और गांधी की तो जितना समझा जाए कम है। हम तो एक दिवस पर चर्चा करके हम इतने में ही हमें लगता है कि हमने अपनी भूमिका कर दी है, पर उनको समझने के लिए तो शायद और उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने में तो शायद हमें जीवन लग जाए। तो बहुत शुक्रिया मैम, आप आई स्त्री दर्पण के मंच की तरफ से, आपका बहुत बहुत आभार। स्त्री दर्पण का भी बहुत बहुत आभार कि उसने हमें अपने गांधी के विचारों को इतने धैर्य से सुना और कहने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छे से प्रश्न किया और लाजवाब एंकरिंग की, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार।